हुआ है ना? क्या रिकॉर्डिंग मैसेज गया सबको? हेलो। यस सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा ठीक है सर, चलो गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग फिर से। अच्छा तो फिर इनकम टैक्स क्लास है और डिस्कस होगा सर आज इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब ऐसे आप लोगों को पता होगा कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ना सर, एक्चुअली नॉट जस्ट मतलब प्रॉपर्टी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें हाउस प्रॉपर्टी उसका भी एक अपना अलग ही लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली आज एक रिसेंट सर्वे मैं कर रहा था, थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो वर्ल्ड का वेल्दीएस्ट कंट्री के बारे में कुछ जानकारी ले रहा था। तो अभी चाइना वर्ल्ड की सबसे वेल्दीएस्ट कंट्री बन रहा है, डे बाई डे यूएसए को पीछे छोड़ रहा है। तो ऑलरेडी यूएसए पीछे चला गया, चाइना आगे निकल गया सर वेल्थ के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से लास्ट 10-20 सालों में ग्रोथ हुआ है ना इनकम लेवल में, प्रॉपर्टी लेवल में, उसमें चाइना काफ़ी अच्छा कर रहा है। सर कहना क्या चाहते हो? सर एक्चुअली कहना कुछ नहीं है, मैं वो डेटा आपको शेयर करूंगा कि इवन आप लोग अगर मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे ना, वहाँ पर भी ब्लूमबर्ग का डेटा है, आप चाहो तो वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस कि करेंटली वर्ल्ड का जो एसेट्स है, वेल्थ है सर, वो मैक्सिमम एक्चुअली प्रॉपर्टी के अंदर है, मतलब स्पेशली लैंड बिल्डिंग का जो एरिया है, ठीक है, मेनली लैंड, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आज के डेट में। मतलब पूरा कंट्री का वेल्थ का पूरा मैक्सिमम परसेंटेज ऑलमोस्ट 30-35% वेल्थ जो है वो प्रॉपर्टी से आता है, मतलब लाइक लैंड से आता है। ठीक है, ऐसे मशीन्स भी प्रॉपर्टी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी प्रॉपर्टी होते हैं, बट जो लैंड मस्ट प्रॉपर्टी है ना सर, ठीक है, लैंड जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही, मतलब क्या बताऊं सर, पूरा वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नॉट जस्ट कि किसी पर्टिकुलर किसी घर का बात कर रहा हूँ या किसी कंट्री का बात कर रहा हूँ, इट्स अ वर्ल्ड्स वेल्थ। ठीक है, तो सर अब सवाल ये उठता है कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है इसका इनकम टैक्स में क्या काम है ना? इसका इनकम टैक्स में बहुत बड़ा काम है ना, क्योंकि अगर वर्ल्ड का वेल्थ का 35% अगर लैंड से आता है, तो जस्ट इमेजिन करो एक बार 2 मिनट कि इनकम टैक्स कितना बड़ा एक परसेंटेज हाउस प्रॉपर्टी से कमाता होगा। हाँ सर, हाउस प्रॉपर्टी से लोग कितना इनकम करता होगा? क्या आप लोगों को अंदाजा आ रहा है सर कि हाउस प्रॉपर्टी से लोग कितना इनकम कर मतलब करता है, स्पेशली इन सिटी, स्पेशली इन सिटी मतलब टाउन, जहाँ पर लोग बेसिकली प्रॉपर्टी को रेंट पे डालते हैं और कमाते हैं, है ना सर, लीज पे देते हैं, रेंट पे देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, जो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक का बात किया है। ठीक है, मतलब ओवरऑल इसका सेक्शन का स्प्रेड जो है सेक्शन 22 से सेक्शन 27, धीरे धीरे सारा का सारा सेक्शन ही मैं आपके साथ ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लूंगा। बट उससे पहले आज आपके साथ मैं इंट्रोडक्टरी लेवल पे पहले हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या है और हाउस प्रॉपर्टी इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एंड उसके साथ कुछ स्पेशल पॉइंट्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सीखना पड़ता है ना सर, उसको बोलते हैं सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है सर, ये क्या है? प्रॉपर्टी का वैल्यू कैलकुलेशन करने का एक टेक्निक। ठीक है, जिसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू का एक पॉइंट आता है, नेट एनुअल वैल्यू का एक पॉइंट आता है, सेक्शन वाइज मैं बात करूंगा आपसे। तो लेकिन यही एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी अगर आप बाकी हेड्स के साथ कंपेयर करोगे ना, तो ये थोड़ा बहुत छोटा है, मतलब चैप्टर का जो मतलब स्प्रेड है वो कंपेटिटिवली बाकी हेड से छोटा है। बट इसका एक मेन झमेला एक जगह जरूर है सर, ऐसे बहुत ज्यादा सेक्शन है, जैसे सैलरी में आप लोग देखा ना बहुत लंबा है, बीपी उससे भी बड़ा सेक्शन का एरिया है, कैपिटल गेन मीडियम में अच्छा ये बड़ा है, आईफोस भी छोटा है, बट हाउस प्रॉपर्टी भी एक काफी मतलब सेक्शन वाइज बहुत बड़ा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा चीज आपको यहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट इसका जो कैलकुलेशन का जो एरिया है, इसका जो टेक्निक है कैलकुलेट करने का, उसमें थोड़ा सा पजल्ड होता है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब पजल्ड है बट इंटरेस्टिंग है सर। ठीक है, आपको देखो सर अभी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि कैसे जीएबी कैलकुलेट करते हैं, कैसे एनएवी कैलकुलेट करते हैं, और किसके हिसाब से, उसी के हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टैक्स कैलकुलेशन करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड जीएबी, एनएवी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या है, एवरीथिंग। ओके चलो देरी किस बात की, फटाफट स्टार्ट कर दिया जाए, काम ही क्या है सर। चलो, अच्छा जस्ट कंफर्म मी सर कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं। है दादा। ओके ठीक है, चलो फिर फट 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 चल जाते हैं हम लोग कि क्या है ये हाउस प्रॉपर्टी।
तो ये अनदर हेड, ठीक है, इनकम टैक्स अनदर हेड। इनकम टैक्स का 5 हेड्स है ना सर, 5 हेड्स में से आज हम लोग अनदर हेड पे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेड सर। जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं सर, इनकम अंडर द हेड, U/H कर दिया मैंने, आप पूरा लिख दो, ठीक है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इनकम टैक्स में जो 5 हेड्स है उसमें से अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं सर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फुल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बात को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका अगर मैं सेक्शन का एरिया बताऊं तो ये ऑलमोस्ट सेक्शन 22 से लेके 27 का एरिया कवर किया है, ठीक है। इसमें वेरियस काइंड्स ऑफ सेक्शंस हैं, जो सेक्शंस आपको हाउस प्रॉपर्टी में अलग अलग एडजस्टमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है, अलग अलग एडजस्टमेंट के बारे में बात करता है। तो ये रहा समरी नोट्स जो आपको ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या सर आप लोगों को, दिख रहा है ना नोट्स? अरे ओके सर, यस सर। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आपको मैं आज क्या क्या बताऊंगा, ऐसे ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज़ बताने के लिए है। तो पहले कुछ चीज़ें लिखाऊंगा, जैसे चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात करूंगा। मीनिंग ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट एंड कॉम्पोजिट रेंट का कुछ एरिया है, उसमें चर्चा करना है। एनुअल वैल्यू, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या है, कैसे डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम को ओन्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, को ओन्ड प्रॉपर्टी को कैसे कैलकुलेट करें। कंप्रीहेंड एंड अप्लाई द टैक्स ट्रीटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, अगर कुछ भाड़ा किसी का बाकी है, किसी का रेंट बाकी है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। तो ये सब चर्चा जो रियल लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है सर। इन आवर रियल लाइफ हाउस प्रॉपर्टी से कौन ना कमाता है सर, हाँ, मतलब स्पेशली सिटी ड्वेलर्स, मतलब जो लोग सिटीज में रहते हैं उनका तो हाउस प्रॉपर्टी से ही घर चलते हैं। मैं तो इतना मतलब इतना तो ऑब्जर्वेशन आप लोग भी किए होंगे, टाउन में भी है बट सिटी में बहुत ज्यादा, ठीक है। सिटी में लोगों का बस घर होना चाहिए, बस भाड़े पे लगा दो और इनकम करते जाओ। रोड साइड में हो तो दुकान भाड़े दे दो, अगर थोड़ा अंदर में है तो रेसिडेंशियल पे दे दो, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो इसका जो चार्जेबिलिटी का जो एरिया है वो बेसिकली सेक्शन 22 कवर करता है। क्या कवर करता है सर, सेक्शन 22, ठीक है। ये हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जेबल एरिया है उसको लेके चर्चा करता है। ऐसे थोड़ा सा अगर आपको 2-3 बातें कुछ कर लूँ, हाँ, बैकग्राउंड में, तो तो बैकग्राउंड डिस्कशन अगर थोड़ा सा कर लिया जाए तो प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, जिसका मैं आपको आगे चर्चा करूंगा सर, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया यही है सर, एनुअल वैल्यू का एरिया, ठीक है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है जीएवी का और एक आता है एनएवी का। इसी में आपका दिमाग का मैक्सिमम भरता बनने वाला है, ठीक है। मतलब भरता क्यों बनेगा सर, हाँ, दिमाग को भरता बना देंगे तो फिर दिमाग तो पागल हो जाएगा। नहीं सर, पागल नहीं करना है, बट ये हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत तो आपका दिमाग चूसेगा ना, मतलब हर चैप्टर में कुछ ना कुछ तो दिमाग का यूज है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का अंदर जो है ना सर वो एक्चुअली जीएवी एनएवी का ही खेल है, मतलब ये खेल है, हाँ, ये खेल है जीएवी एनएवी का, ठीक है। तो अगर आप ये एनुअल वैल्यू डिटर्मिनेशन करना सीख जाओ तो हाउस प्रॉपर्टी का 80% काम खत्म, बाकी चीज बस रूल्स रेगुलेशंस, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एनुअल वैल्यू एंड द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन इज लेड डाउन इन सेक्शन 23 के अंदर उसको बोला गया है। आई विल डिस्कस सर, यही तो चर्चा है आगे का। अच्छा, अनदर पॉइंट जो है सर, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड्स appurtenant thereto of which assessee is the owner of chargeable to tax under the head income from house property। मतलब ये जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें बिल्डिंग होता है, लैंड होते हैं, ठीक है, मतलब बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ जो जमीन का बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ जो जमीन है, ठीक है, उस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां से जो भी इनकम अराइज करता है वो नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी है, लाइक एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे कि कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे portions of property occupied by the assessee for the purpose of any business or professions carried on by him।
सपोज आपका एक घर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके बारे में, अभी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। आपका कोई घर है जिस घर में आपका ही प्रॉपर्टी है, आपका ही हाउस प्रॉपर्टी है, आपका ही बिल्डिंग है, बट उसका एक पार्ट में आप दुकान बना के बैठे हो, तो उस दुकान का पार्ट जो है ना वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ट्रीट किया जाता है। सर कैसे? वेट सर समझाता हूँ। सर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब अगर आपका लेट आउट करने का ही बिजनेस है, ठीक है, लेट आउट करने का बिजनेस करते हो, वो भी आपका बिजनेस, मतलब बिजनेस में चला जाएगा, ठीक है। मतलब आपका काम ही है, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर हो, ठीक है, बस आपका काम ही है कि आप बिजनेस करते हो और लेट आउट प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो, ठीक है। तो इस तरह के केस में आपका हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा, ठीक है। आपका हाउस प्रॉपर्टी आएगा कि अगर आप नॉर्मल इंसान हो, आपका बिल्डिंग है जिसको आप भाड़े पे लगाते हो, बस, ठीक है, आम इंसान के लिए। बिजनेस करते हो तो बीपी में चला जाएगा, ठीक है, बिजनेस करोगे तो बीपी में चला जाएगा, ठीक है। बट अगर नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी है, भाड़े पे रखे हो, रेंट दे के रखे हो, ठीक है, वो जो इनकम है ना सर, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एक्चुअली कैलकुलेशन किया जाता है। इसका जो कंडीशंस कुछ है सर, मैं समझाता हूँ आपको। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड appertaining thereto. Building include not only residential building but also factory buildings, office, shops, godowns, and other commercial premises. Land appertained means land connected with the building like garden, garage, etc. It may be noted that the income from letting out of vacant land is, however, taxable under the head income from other source. अगर किसी का वैकेंट जमीन है सर, है ना, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, वैकेंट लैंड है, वहां से जो इनकम होता है वो एक्चुअली अदर सोर्स में जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ सर, अगर आपका फांका जमीन पड़ा हुआ है, अगर आप वहां से कुछ इनकम करते हो, तो वो इनकम आपका नॉर्मली अदर सोर्स का पार्ट बनता है, या फिर वो अगर आपका बिजनेस हो जाता है तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी हो सकता है। मतलब सपोज फाका जमीन को किसी भी पर्पस में किसी को कुछ इनकम, मतलब किसी को रेंट पे दे देना, समथिंग लाइक, आप ऐसे कुछ करते हो, तो वो आपका एक बिजनेस अगर है ना, तो वो बीपी में भी जा सकता है। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हो तो बीपी हेड में जाएगा कि आप इसको रेगुलरली करते हो। बट अगर रेगुलर नहीं करते, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो रेगुलरली किया जाता है ना, बिजनेस एक ऐसा चीज है जो रेगुलरली किया जाता है। अगर कभी कभी कोई करता है ना, तो वो उसका बिजनेस काउंट कैसे होगा, तब वो अदर सोर्स में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक्सेप्शंस भी है जो प्रॉपर्टी के अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। डोंट वरी, धीरे धीरे सब बात करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, सारा पॉइंट में डिस्कस करेंगे। एसएससी का क्या क्या कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक है, इसका कॉम्पोजिट रेंट का क्या खेल है, ठीक है, उसके साथ टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है कॉम्पोजिट रेंट के अंदर, ये आपका प्रोफार्मा है, ठीक है। ये प्रोफार्मा मैं आपको लिखाऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है, प्रोफार्मा लिखाऊंगा, इसको बस मैं देके रखा। और यहाँ पर आपका सारा समरी सेक्शन, सेक्शन 22 से लेके, फ्रॉम सेक्शन 22 से लेके, जिसमें बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, फिर 23 सबसेक्शन 1 में एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है, ये सब छोटा छोटा चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये स्टेप्स सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये स्टेप्स अभी दिखाऊंगा ना तो आपको दिमाग से ऊपर जाएगा सर। तो इसलिए ये स्टेप्स या फ्लो चार्ट जो है, ये फ्लो चार्ट को अभी दिमाग में नहीं भरना है, पहले सीख लेना है, उसके बाद इसको फ्लो चार्ट को देखना है कि कंपेयर फेयर रेंट विद म्युनिसिपल वैल्यू व्हिच एवर इज हायर, कंपेयर स्टेप 1 वैल्यू विद स्टैंडर्ड रेंट व्हिच एवर इज लोअर इज एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ, दिमाग नहीं खराब करना है, ठीक है, इसके दिमाग नहीं खराब करना है, डोंट वरी, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर एक्सपेक्टेड रेंट, डिटरमाइन अबव विद एक्चुअल रेंट, ये सब दिमाग खराब कर देगा। मैं बोला ना आपको कि पजल्ड है, तो डोंट वरी, अगर पूरा चीज समझ जाओगे ना तो ये फ्लो चार्ट समझने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। यही एक्चुअली पूरा, ये जो मैं बोला ना आपको कि पूरा खेल क्या है ये पूरा खेल ही है एनुअल वैल्यू का। एक्चुअल रेंट इज जीएवी, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट इज जीएवी, मैं बोला ना, तो पूरा खेल जो है इसका जीएवी और एनएवी का है। तो आपको पूरा दिमाग जो लगाना है वो जीएवी और एनएवी में ही एक्चुअली आपका मैक्सिमम एफर्ट हाउस प्रॉपर्टी में लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा भी अगर आप देखोगे ना, कहाँ चला गया प्रोफार्मा, ये रहा, ठीक है, प्रोफार्मा देखो आप, इसमें आपको दिखने को मिल जाएगा, इट्स लाइक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें आप देखो कंप्यूटर, सबसे पहले क्या आया, कंप्यूटेशन ऑफ जीएबी। ये थोड़ा क्वेश्चन में कभी कभार मतलब ऐसे देता नहीं है वो, अगर क्वेश्चन में जीएबी दे दिया तो और कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन ध्यान में पढ़ना चाहिए आपको हमेशा कि क्या जीएबी गिवन है ठीक है, बट जीएबी गिवन है तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में क्या बचा, ठीक है, उसके बाद तो पूरा खेल नॉर्मल हो जाता है।
तो जीएबी जो कैलकुलेट करके निकलेगा ना सर, इसी में आपका मैक्सिमम मतलब माथा खराब होने वाला है, बाकी चीज तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही एक वाइटल एरिया है। ओके, जस्ट मैं आपको एक बार ओवरऑल दिखा रहा हूँ कि आपको हाउस प्रॉपर्टी में कहाँ से कहाँ तक जाना है, क्या क्या सेक्शंस ऑलमोस्ट आपको समझना है, ठीक है। तो 23 सबसेक्शन 1 का एरिया था जो एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, मतलब जिसमें आप खुद रहते हो, उसका भी कुछ बात होगा ना सर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो योर हाउस प्रॉपर्टी। बट उसका कुछ टैक्स ट्रीटमेंट में हेल्प होता है क्या, ठीक है, या फिर कुछ बेनिफिट या फिर कुछ एक्सपेंस या फिर कुछ टैक्स देना पड़ता है क्या जिस घर में हम लोग रहते हैं, इसका एक इंटरेस्टिंग एरिया है सर। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंदर सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब जिस घर में आप भाड़े पे नहीं, जिस घर पे आप खुद रहते हो, उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट है हाउस प्रॉपर्टी में, अनदर इंटरेस्टिंग एरिया सर। ओके, तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, अच्छा 23 सबसेक्शन 4 दैट इज एक्चुअली डिस्कस अबाउट एनुअल वैल्यू ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब मान लेंगे कि लेट आउट कर दिया है, ऐसा कॉन्सेप्ट आगे बताते हैं क्या है। So 23 सबसेक्शन 5 में एनुअल वैल्यू है द प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, मतलब प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड मतलब अगर आप प्रॉपर्टी क्या करते हो सर, प्रॉपर्टी हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड मतलब आप क्या करते हो प्रॉपर्टी का, बोलो सर। अरे सर आप प्रॉपर्टी डीलर हो, लाइक डीएलएफ, यूनिटेक, हाँ, बड़े बड़े कंपनीज है ना सर जो प्रॉपर्टी बना के बेचते हैं, ऐसे और भी है, ये सब कुछ स्टॉक मार्केट लिस्टेड है। आप अगर आप कोलकाता में या फिर कोई भी बड़े शहरों में देखोगे तो रियल एस्टेट ग्रुप जो है सर, जो रियल एस्टेट कंपनीज है उनके पास तो बहुत सारा घर होगा। अरे रियल एस्टेट कंपनीज के पास 100 घर होता है, हजार घर होता है, तो वो घर उनका क्या है, प्रॉपर्टी है क्या, वो उनका स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है। प्रॉपर्टी है बट वो स्टॉक है, मतलब एक्चुअली उनका बिजनेस चलता है, तो उसका क्या खेल चलता है यहाँ पर, ठीक है, बेसिकली वो बिजनेस में जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 ये एक अनदर डिस्कशन होगा। 24 जैसे आप लोग सैलरी में देखे हो ना सर, सैलरी में आप लोग डिडक्शन देखे हो ना, 50,000 वाला सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A, वैसा ही यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू, ठीक है। 24 सबसेक्शन ए याद रखना, ठीक है, 24 सबसेक्शन ए। बाद में ना पूछना सर कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन है बता दो, यही है, पढ़ाते पढ़ाते ही बता देता हूँ सर, ठीक है। अगर आप क्लास ठीक से फॉलो करोगे ना, आपके दिमाग में छप जाएगा कि सर कौन सा सेक्शंस के ऊपर मतलब बेसिकली फोकस किया था। आप मेन पॉइंट का जो सेक्शन है उसी पे फोकस करना। बहुत सारा बीच बीच में आपको सब हेडिंग में भी सेक्शन दिखता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, उसमें मैं आपको मना थोड़ी करूंगा, बिकॉज आप लोग चार्टर्ड बनोगे, सीएस बनोगे, सीएमए बनोगे, आप लोग नॉलेज का हाफ बनोगे, तो फिर आप लोगों को पढ़ने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आप कोई नॉर्मल बीकॉम स्टूडेंट्स हो या फिर नॉर्मल एमकॉम स्टूडेंट्स हो, मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता, बट जिनको प्रोफेशनल नहीं बनना है वो शॉर्टकट कर सकता है, बिकॉज दे आर जस्ट मतलब रीडिंग फॉर, मतलब देयर स्टडी पर्पस इज फॉर ओनली फॉर, अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर समथिंग लाइक कि भाई एक स्कूल की नौकरी मिल जाए, ठीक है। बट जो जेन्युइन नॉलेज वाले होंगे ना वो कभी पढ़ने में कंजूसी नहीं करेगा, ये मैं आपको बार बार बोलूंगा। सो मतलब मेन सेक्शंस आपको समरी नोट्स के अंदर ही मिल जाता है, और पढ़ाते वक्त भी मैं उसको फोकस करता हूँ, तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, तो ये डिडक्शन का सेक्शन है, दैट इज 24 सबसेक्शन है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है, डोंट वरी आगे चर्चा होगा। अच्छा, बोरोड कैपिटल, अगर आप लोन लेके घर बनाते हो ना सर, अगर आप लोन लेके घर बनाते हो, बोरोड कैपिटल, बोरो करना मतलब क्या, लोन लेना, बोरो करना, तो बोरो करके अगर आप घर बनाते हो तो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे ना, तो आपको बेनिफिट मिलता है, तो कैसे उसका कैलकुलेशन होगा वो आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में पता चलेगा, ठीक है। उसका कैलकुलेशन क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का नहीं, थोड़ा अलग ही एक चर्चा होगा, डोंट वरी, इंटरेस्टिंग है, रियली इंटरेस्टिंग, बस सही है। और ऐसा कुछ है नहीं, और कुछ सेक्शन 25 है जहाँ पर कुछ इनएडमिसिबल डिडक्शन, मतलब जो डिडक्शन आपको करने का मौका नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे है सेक्शन 26 के अंदर। एक सेकंड, सेक्शन 26 के अंदर आपको 25 सबसेक्शन 25A, 25 इनएडमिसिबल डिडक्शन, 25A टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड एंड एरियर्स ऑफ रेंट के बारे में बात करता है, डोंट वरी, ये अनरियलाइज्ड रेंट क्या है और इसका एरियर्स ऑफ रेंट क्या है, इसका भी मैथ्स करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। को ओन प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी एक साथ को ओन करता है तो क्या उसका होता है सेक्शन 26, ठीक है। और क्या, और कुछ ऐसे डीम्ड ओनरशिप 27 एंड कुछ अदर पॉइंट्स, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। बस ये सेक्शंस पढ़ लोगे तो फिर
कौन रोके आपको हाउस प्रॉपर्टी समझने में? हाँ सर बोलो, समझ में आ रहा है सर? हेलो, जस्ट एक बार मैं आपको गो थ्रू कराया कि जो जो सेक्शंस के थ्रू से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बोलो ना सर। यस सर। ओके, तो ये हम लोग का बेसिकली जर्नी का रास्ता है। ये जैसे हम लोग आजकल करते हैं ना, कहीं किसी जगह में जाने से पहले, चाहे ट्रेन में जाओ या बस में, गूगल मैप ओपन कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि भाई ट्रेन कहाँ से निकलेगा, बस कहाँ से कौन सा मेन शहर आएगा। तो हम लोग भी कुछ ऐसा कर लिए कि हम लोग का जो ये हाउस प्रॉपर्टी का जर्नी है, ये क्या क्या सेक्शन होके गुजरेगा और वहाँ पर हमें क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन सर जब तक पहुँचते नहीं है ना, तब तक उस एरिया के बारे में क्लियर कट समझ में नहीं आता कि वो एरिया हिल स्टेशन है कि प्लेन लैंड है या फिर क्या है वहाँ पर। तो एग्जैक्टली हम लोगों को भी अभी पता नहीं है कि क्या है, बट धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ेगा वैसे ऐसे पता चल जाएगा कि हर जगह कहाँ क्या है क्या नहीं है, कितना नदी गिरेगा, कितना समुंदर आएगा, व्हाटएवर। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। अच्छा, तो हेडिंग तो कर दिया आप लोग, कुछ पॉइंट लिख दो सर बेसिक लेवल पे, कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। चलो, इफ हो सकता है किसी किसी का ये बेसिक बात लिखा हुआ है, फिर भी लिखो, डोंट वरी, लिखने से आपका याददाश्त बढ़ता है। जब भी पढ़ाई करो ना सर, लिख लिख के पढ़ाई करो। सीरियसली रिमेम्बरिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके मेमोरी में उसको रखने का बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ये सब बात अलग से बताते हैं लोग, बट मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल देता हूँ आपको। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन हमेशा लिख लिख के पढ़ा करो। पेयर एंड पेई, पेयर एंड पेई, पेई मतलब एक पेमेंट करने वाला और एक पेमेंट लेने वाला, है ना। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई इज द रिलेशन ऑफ, इज द रिलेशन ऑफ व्हाट सर? क्या लगता है रिलेशनशिप ऑफ क्या होना चाहिए? ओनर एंड टेनेंट। हाँ ऐसा बोलो, ओनर एंड टेनेंट। ऐसे बोलो सर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, है ना। प्रॉपर्टी का लॉर्ड है भूस्वामी। हाँ, हम लोग बंगाली में से पढ़ते बचपन में, भूस्वामी मतलब जिसका जमीन है, ठीक है, इस जमीन का मालिक, ठीक है। तो लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट। टेनेंट स्पेलिंग क्या होगा? TENANT या TANENT? क्या है रे टेनेंट स्पेलिंग? सही लिखा क्या या गलत लिखा? TENANT। हाँ सर, TENANT, मुझे भी वही लग रहा था गलती से। कई बार नॉन स्पेलिंग भी ऐसे लगता है ना, जैसे ये क्या स्पेलिंग है इसका। ओके, तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एनी अमाउंट received is chargeable under the head house property, ठीक है। any amount, if the relationship between payer and payee is the relationship of landlord and tenant, point to be noted, any amount received is chargeable under the head house property, ठीक है। ओके, अब सर इसके लिए एक स्पेशल बात आपसे करना चाहिए। स्पेशल मतलब सिंपल है, एक घर बनाते हैं, ठीक है। सर घर बनाओगे क्या? सर आप सिविल इंजीनियर हो क्या या आर्किटेक्ट? सर अभी आप 2 मिनट के लिए मेरे को आर्किटेक्ट ही समझ लो, ठीक है। जस्ट फील कर लो कि आर्किटेक्ट हो गया सर मैं, ठीक है। अरे वाह, अरे क्या डिज़ाइन है सर, पसंद कर रहे हो क्या आप लोग? डिज़ाइन का बहुत वैल्यूएशन है, करोड़ों का आर्किटेक्ट है सर। चलो बढ़िया है। और कुछ बनाएंगे इसके साथ? इसके साथ एक काम करते हैं, एक किस तरह का जोड़ देते हैं, ये बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ एक पोर्शन है, ठीक है।
और इधर भी एक बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ एक पोर्शन, ये गोलाकार में है, वो ऐसे हैं, ओके व्हाटएवर, ठीक है। चलो ये पूरा बिल्डिंग है सर, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में शायद आपका ही बिल्डिंग होगा, ठीक है, तो आप बिल्डिंग में रहो, क्या जो भी करना है करो। सर इसको देख के बिल्डिंग लग नहीं रहा है, इसलिए मैं बिल्डिंग लिख रहा हूँ, बिल्डिंग, ठीक है। इसको हटा दो, बेकार लग रहा है इसको। इसको भी हटा दो, बेकार लग रहा है, मैं सोचा बहुत अच्छा कुछ दिखेगा। तो ये रहा आपका बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग का आप 3 पोर्शन बना लो सर। कितना पोर्शन बनाओगे? 3, ठीक है। एक पोर्शन इधर बना लो, एक पोर्शन इधर बना लो, और एक पोर्शन आप बीच में बना लो, ठीक है। अब ये जो 3 पोर्शंस आपने बिल्डिंग का बना दिया, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि 3 पोर्शन बनाऊंगा, बट कैसे देखने में लग गया, इसलिए मैं इसको हटा दिया, ठीक है। तो अच्छा, इस ये घर है आपका, तो घर के ऊपर क्या होना चाहिए? एक एंटीना भी होना चाहिए, तो एंटीना भी बना लो, ठीक है। डिश टीवी, घर के छत के ऊपर आप क्या कर रहे हो? कपड़ा सुखा रहे हो, जो भी करना है करो, ठीक है। कपड़ा सुखाने चले गए सर आप, ठीक है। तो या आप हो आपके घर के ऊपर डिश टीवी को ठीक करने गए, जो भी करना है करो। तो क्या कर रहे हैं सर हम लोग यहाँ पर? घर बना के मस्ती कर रहे हैं क्या? अरे नहीं सर, देखो बिल्डिंग का एक पोर्शन है जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन। बिल्डिंग का एक पोर्शन है जो लेट आउट पोर्शन है, मतलब एक में आप रहते हो, एक पोर्शन को आप लेट आउट कर देते हो। क्या कर देते हो? लेट आउट, मतलब भाड़े पे लगा देते हो। बिल्डिंग का और एक पोर्शन है, इस पे आप यूज्ड फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, या आप अपने बिल्डिंग पे क्या करते हो सर? बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, या तो अपना फार्म है तो ऑफिस खोल के बैठ गए, अगर आप बिजनेस करते हो तो दुकान खोल के बैठ गए, वट एवर, है ना। फार्म मतलब अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड हो, सीए में हो, सीएस हो, ठीक है, या लॉयर हो, जीएसटी एक्सपर्ट्स हो, प्रैक्टिशनर्स हो, स्टॉक मार्केट एडवाइजर हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, कितना काम है सर, अकाउंटेंट हो, कुछ भी कर सकते हो आप लोगों के पास, भरा भरा हुआ है ऑप्शंस का। तो यूज्ड फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए हैं, तो आप ये पोर्शन उसके लिए यूज करते हो। बट बाकी जो बिल्डिंग में एक में आप रहते हो और एक आप लेट आउट कर दिए, हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट। तो सर ये हाउस प्रॉपर्टी में क्या स्पेशल बात मैटर है कि जिस पोर्शंस को हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट करते हैं, वो पोर्शन एक्चुअली मेरा हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है ना, वो इसका पार्ट है। मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन हम लोग अभी सीखेंगे, उसमें ये दोनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है। बट सेम बिल्डिंग के अंदर अगर आप प्रोफेशन संभाल रहे हो, वो पोर्शन आपका इसमें इनवैलिड है, बिकॉज ये आपका बिजनेस एंड प्रोफेशंस का पार्ट है, ये बीपी का पार्ट है। जो आपका बिजनेस का मैटर है वो बिजनेस एंड प्रोफेशंस का मैटर है, उसको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। समझ में आ गया सर? ये जितना सारा नाटक तब से चल रहा था बिल्डिंग बनाने का, मैं आर्किटेक्ट बन रहा था, ऐसे बन नहीं पाया, बट फिर भी क्या आप लोगों को समझ में आ गया सर पॉइंट? बता दो सर एक बार। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है दादा। है ना? ओके, बिल्डिंग बना लो सर, आपको बहुत काम आएगा बाद में, जब भी कॉपी ओपन करोगे आपको एकदम कि सर क्या कर रहा था आर्किटेक्ट बन के, याद आ जाएगा सब कुछ। अच्छा, तो फिर चलो नेक्स्ट बात बढ़ाते हैं आगे। अच्छा, अभी बात करते हैं सर स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन। ऐसे ये कॉपी में भी है थोड़ा डिटेल्स में, बट मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में पहले आपको दिखाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है अभी?
प्रीवियस ईयर अगर आप 21-22 करते हो, सो इन दैट केस आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 22-23, या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर 2021 करते हो तो ये हो जाएगा 21-22। तो एज पर आपका एग्जाम सेटिंग के ऊपर बेस करके ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का खेल चलता है, ठीक है। क्वेश्चन में भी आपको उसी तरह का डेटा दिखेगा। अब जब एग्जाम में बैठोगे उसके ऊपर जो लोग 22 के मई जून के लिए प्रिपरेशन सोच रहा है उनके लिए 21, 22, 22, 23 दिखेगा। जो लोग नवंबर दिसंबर का सोच रहा है, दिसंबर का जिनका है उनका 21, 20, 21, 21, 22 एग्जाम क्वेश्चन करेगा। इस तरह का होता है वहां पे। ओके, एक पर्टिकुलर बना लेना सर, एक लेट आउट और एक सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, बिकॉज वो आपका हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है जिसमें आप खुद रहते हो। इसका एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है सर, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है। वेट मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बोला, इस पर पूरा मतलब चैप्टर का सबसे मतलब हॉट डिस्कशन जिसको लेके होगा या सबसे दिमाग खाने वाला डिस्कशन जिसको लेके होगा, दैट इज जीएवी। ठीक है, प्यार से हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, प्यार से बोलते हैं जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपका लेट आउट प्रॉपर्टी का कुछ जीएवी होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड का जीएवी नील होता है सर। सेल्फ ऑक्युपाइड का ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होता है, ठीक है। जिसमें आप खुद रहते हो उसका क्या वैल्यूएशन करना, थोड़ी ना कुछ मिलता है वहां से आपको। अरे जिसपे हम रहते हैं क्या उससे आपको इनकम होता है? अरे बोलो सर, जिस घर पे आप रहते हो क्या उससे आपको इनकम मिलता है? जिस पर्टिकुलर फ्लैट में या फिर जिसमें भी आप खुद रहते हो उस पर तो आपको इनकम नहीं होता ना। आप उसी से इनकम करते हो जो आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब जहां से आपको भाड़ा मिल सकता है। अगर रोड साइड प्रॉपर्टी हो तो ज्यादा भाड़ा मिलेगा, अगर आपका थोड़ा सा अंदर में है तो थोड़ा कम भाड़ा मिलता है। क्या बात समझ में आ रहा है सर? अरे क्या मैटर समझ यस में सर। आया? यस ना? तो ये है जीएबी का सिंपल बात। अच्छा, यहाँ से आप एक काम करो, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह देना पड़ता है। तो जो भी म्यूनिसिपल टैक्स पेड होता है ना सर, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, अगर ओनर पेड किया, पेड बाय ओनर, ओनर मतलब जो घर का मालिक है, लैंडलॉर्ड जो है, ठीक है, वो देगा। तो अगर टेनेंट से लेके दिया जा रहा है ना तो वो नहीं, हाँ, टेनेंट वाला पार्ट लेस नहीं कर सकते। खुद का जो टैक्स दे रहे हैं वो वाला अमाउंट हम लोग यहाँ से लेस कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड का वैसा कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लिया जाता सर हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में। वो प्रॉपर्टी टैक्स अलग होता है, पंचायत या म्यूनिसिपल में जमा करना पड़ता है। बट ये म्यूनिसिपल टैक्स जो बिजनेस वगैरह करने के लिए, लेट आउट करने के लिए जमा होता है, ये सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में क्योंकि इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है इस हिसाब से ये नील हुआ। अच्छा, फिर क्या आ जाता है, ये लेस करने के बाद आपको एज पर इनकम टैक्स ये बताते हैं कि ये आपको मिल जाता है नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू, और ये हो जाएगा नील। सर नील है तो फिर लिखना जरूरी है क्या? सर देखो तो अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको लेस करने का मौका मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी मैं आपको सेक्शन भी समझा रहा था, कौन बताएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शंस का सेक्शंस क्या बताया था सर आप लोगों को? बोलो। 20 23, 23 क्या? 24A 24 है या 24 हाँ बोलो, ठीक से बोलो। 23 या 24 24? 24A 20 है ना, डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू, है ना, 24A। ठीक है सर। और 24B क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, दोनों याद रखिएगा बिकॉज दोनों पॉइंट अभी आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी, जो भी एनएवी होगा उसके ऊपर लगाना होता है। ठीक है, ये सेक्शन 24A के हिसाब से होता है। 24 सबसेक्शन नहीं, हाँ 24A मतलब सबसेक्शन। अच्छा, और एक चीज यहां से माइनस करना पड़ता है सर, दैट इज
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दैट इज 24 सबसेक्शन बी के हिसाब से होता है। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा सर, एकदम समझाऊंगा। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको भी क्या हो जाएगा, नील। बट जब बात आता है सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, यहाँ पर एक खेल बदल जाता है थोड़ा सा। सर जो प्रॉपर्टी आप लेट आउट करते हो ना, जो प्रॉपर्टी आप लेट आउट करते हो उसका भी कुछ इंटरेस्ट होगा, है ना। जिस प्रॉपर्टी को मैं लेट आउट कर रहा हूँ उसको अगर मैं बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया तो उसका भी इंटरेस्ट होगा। क्या सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बनाने के लिए हम लोग लोन लेते हैं या नहीं लेते? अरे सेल्फ ऑक्युपाइड, हाँ लेते हैं ना, तो उसका भी तो इंटरेस्ट होगा, उसका भी तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये इनकम टैक्स वाले आपको यहाँ पर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मतलब जो प्रॉपर्टी का पार्ट आप अपने रहने के लिए यूज करते हो उसके लिए भी अगर कुछ आप इंटरेस्ट भरते हो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, तो ये इंटरेस्ट पे आपको छूट मिलता है। ये एक बेनिफिट है टैक्स पेयर्स के लिए, इट्स अ बेनिफिट फॉर द टैक्स पेयर्स। ठीक है, कि अगर आप लेट आउट के लिए लोन लेते हो और उस पर इंटरेस्ट भर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसको माइनस करने का मौका मिलेगा, बिकॉज दैट इज योर एक्सपेंस। टैक्स जो होता है ना सर इनकम पे लिया जाता है, टैक्स चार्ज होता है इनकम पे, एक्सपेंस पे नहीं। तो अगर आप इनकम करने के लिए एक्सपेंस करते हो तो वो आपको माइनस करना चाहिए, ये सर नो। अरे अगर आप इनकम करने के लिए कुछ एक्सपेंस कर रहे हो तो वो आपको माइनस कर देना चाहिए। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के टाइम पे आप क्या करते हो, जैसे बीपी में हम लोग सीखेंगे फिर से, ठीक है, जो लोग बीपी का कर चुके एक बार उनको भी पता है, और जिनका नहीं हुआ वो सीखेंगे। ऐसे हम लोग अकाउंट्स में करते कि नहीं करते? अकाउंट्स में जब पीएल बनाते हो, पीएल में क्या करते हो, इधर आप सारा का सारा एक्सपेंस वगैरह को भरते हो और इधर आप सारा का सारा इनकम को भरते हो, बाय इनकम, और इधर टू एक्सपेंसेस। क्या करते हो फिर, इनकम से एक्सपेंस को हटाते हो तो जाके आपको प्रॉफिट मिलता है, और इसी प्रॉफिट पे एक्चुअली टैक्स लगाया जाता है। ये बिजनेस का बात है, ठीक है, ये बिजनेस की बात है। सिमिलरली जो हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस कर रहा है, मतलब एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी तो कोई बिजनेस नहीं है, जो हाउस प्रॉपर्टी है इसमें भी अगर आपको कुछ इनकम तो होता होगा, भाड़ा वगैरह देते होगे, है ना, वो तो आप करते ही हो। बट जो आपका एक्सपेंस है, जैसे कि अगर आप लोन लिए हो तो लोन का जो एक्सपेंसेस है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, उसको माइनस करने का मौका आपको मिलेगा। इवन नॉट जस्ट फॉर हाउस प्रॉपर्टी फॉर लेट आउट, ऑल्सो फॉर दिस सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट। ठीक है, लेकिन सर अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेशन है। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में कुछ लिमिटेशन आपको जरूर है सर। लिमिटेशन मतलब ऐसा नहीं कि जितना इंटरेस्ट भरेंगे सारा का सारा माइनस करने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा लिमिटेशन के साथ। लेकिन लेट आउट के केस में, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट, फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट इसका कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, इसका कुछ लिमिटेशन है। इसका मैक्सिमम का 2 पॉइंट है सर। एक है सर 30,000, ब्रैकेट में लिख लो सर, बिफोर 1/4/1999। मतलब अगर आपका लोन 1/4/1999 से पहले का है तो इन दैट केस आपको 30,000 तक का छूट मिलता है। और अगर आपका लोन 2 लाख का भी जा सकता है, ये मेनली आफ्टर 1/4/1999 का होना चाहिए। बात समझा सर, 1/4/1999 मतलब 1 अप्रैल 1999। ठीक है, 1999। तो बात क्या है कि सर क्या सिर्फ 99 के बाद लेने से ही होगा? नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड सर, इसके साथ और भी कुछ कंडीशंस है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट करके लिख दे रहा हूँ, विथ अदर कंडीशन। सो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ 99 होने से ही होता है, विथ अदर कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो आप ब्रैकेट करके लिख सकते हो इसको। मैं बोला आपको कि हाउस प्रॉपर्टी में ना छोटा छोटा ऐसा ऐसा पॉइंट है ना जो मतलब एक अलग ही लेवल बना देते हैं, तो आपको उसको याद रखना चाहिए। मतलब बहुत ही छोटा छोटा मैटर है, माइन्यूट पॉइंट है, ठीक है, मिनी पॉइंट है, बट आपका दिमाग में इधर उधर हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 1/4/99 फुलफिल होने से नहीं होगा। ठीक है, बट बेसिक जो रूल्स हैं वो एक 1/4/99 का रूल्स है और एक 1/4/99 के बाद का रूल्स है। एक बिफोर 1/4/1999 और एक है आफ्टर 1/4/1999 विथ अदर कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। मैं अभी बाद में आपको नोट्स बताता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रूल्स है 30,000 से लेके, मतलब या तो 30,000 मैक्सिमम या तो 2 लाख मैक्सिमम। अब 2 लाख कब होता है मैं आपको बताता हूँ, 30,000 कब होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। लेकिन सर इससे क्या फायदा हुआ, आपका टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आपका टैक्स लायबिलिटी घट जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, योर टैक्स लायबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। ओके, क्या रे बोलो बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? नील, ज्योति, रोशनी, यस सर। यस सर, ओके। सो नेट एनुअल वैल्यू, वहां से स्टैंडर्ड डिडक्शंस को हटाओ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को हटाओ, देन यू विल गेट, एक्चुअली यू विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको तब जाके मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मली ये जो होता है ना सर, ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड का जो इनकम होगा ना, वो एक्चुअली क्या है, नेगेटिव है। क्यों? बिकॉज ये तो आपका एक्सपेंस है, ये आपका इनकम कहाँ है। ठीक है, ये जब आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दोगे तो वाट एवर वैल्यू, चाहे 30,000 का वैल्यू हो या 2 लाख का हो, या फिर मैक्सिमम है, मतलब उसके अंदर 30 के जगह 15 भी हो सकता है, 2 लाख की जगह 1.5 लाख भी हो सकता है। डोंट वरी, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट दिस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सो ये नेगेटिव में होता है, बिकॉज दिस इज नॉट योर इनकम, दिस इज योर फुल्ली एक्सपेंसेस। ठीक है, सो दिस इज अ नेगेटिव इनकम, एंड ये आपका पॉजिटिव होने का चांसेस होता है डिपेंडिंग ऑन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज जीएबी, टैक्स पेड, सब कुछ करके देखना पड़ता है। तो इसके साथ इसका एडजस्टमेंट बनता है सर, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम के साथ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है उसको एडजस्ट करके ही आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो बस मैं आपको प्रो फॉर्मा के अंदर समझा रहा हूँ, लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस में जाएंगे ना, ठीक है, क्वेश्चंस में जाने के लिए कुछ चीजें थोड़ा सा करना पड़ेगा, जैसे कि जीएबी वगैरह सीखना पड़ेगा, तभी जाके मैं आपको क्वेश्चंस करा सकता हूँ। ठीक है, जब तक हम लोग जीएबी एनएबी कैलकुलेशन नहीं सीख जाते तब तक क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी आगे आगे हम लोग का फोकस एरिया यही रहेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, किताब के अंदर भी मैंने देके रखा, बट ये जीएबी कैलकुलेशन में आप देखो यहाँ पर 4 स्टेप दिया है। जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही 4 स्टेप करना पड़े, मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा इजी लगेगा आपको, वो स्टेप्स और इजी लगेगा। सो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर आपको जीएबी मिलता है, फिर वहाँ से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड करना पड़ता है, फिर डिडक्शंस दे दिया। ठीक है, फिर जाके आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल गया। ठीक है, ओके, डोंट वरी, अभी ये सब चीजें डिटेल्स में बात करेंगे। कर लिया यहाँ तक, बोलो सर। अरे यहाँ तक सबका कॉपी हो गया? सर हाँ ना, कुछ तो बोलो, आवाज आ रही है? ओके सर। इंटरेस्ट ऑन, अब हेडिंग कर लो थोड़ा सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जो बोरोड कैपिटल है इसके बारे में सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में कहा गया है। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल्स में लिखा देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल्स, मतलब थोड़ा सा डिटेल्स है, नॉट वेरी बिग। ठीक है, तो आपको एक बार बता देना चाहिए। एक है 24A के अंदर डिडक्शंस जो है, और एक है 24B के अंदर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बाद में जब समरी नोट्स पढ़ोगे आपको हेल्प हो जाएगा। बट व्हाट इज 24A, बेसिकली व्हाट इज 24B? 24 सबसेक्शन बी एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में क्या बताते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पॉइंट ए, पहला बात करेंगे सर लेट आउट के बारे में। लेट आउट मतलब जो पार्ट आप भाड़े पे देते हो। ठीक है, आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक में आप रहते हो, एक में आप लेट आउट करते हो, तो जिस पार्ट में आप लेट आउट कर रहे हो, जिस पार्ट को, उसके बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद एसओ में आएंगे। ठीक है, आना तो पड़ेगा। तो एलो एंड एसओ, यही पूरा खेल खेलेगा। तो लिखना सर, इन केस ऑफ लेट आउट property, in case of a let out property, interest on borrowed capital will be allowed as deduction, will be allowed as
डिडक्शन विदाउट एनी लिमिटेशन, विदाउट एनी लिमिटेशन। ठीक है, जितना इंटरेस्ट भरोगे उतना ही आप क्या कर सकते हो, जितना इंटरेस्ट भरोगे उतना इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो। दिस इज अ लेट आउट का केस है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है आपको या फ्लैट खरीदना है, व्हाटएवर है ना, आप दोनों कर सकते हो। आप जमीन लेके उसमें घर बना सकते हो या फिर आप फ्लैट एक्वायर कर सकते हो, किसी और ने बना के रखा, आपको जाके क्या करना है। हाँ सर, किसी और ने बना के रखा, आपको जाके बस एक्विजिशन करना है। ऐसे देखो ना, ये जस्ट आपको मैं जस्ट एक बार दिखा रहा हूँ, 99 एकड़, वन ऑफ दी बड़ा फेमस साइट है सर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह का। इसमें आपको अगर रेंट लेना है या बाई करना है, से फॉर एग्जांपल आप होम बाई करना चाहते हो, ठीक है, रेंटिंग होम करना चाहते हो, इसके लिए ये ब्रोकर के साथ कनेक्ट कराते हैं और आप आराम से जस्ट सिटी का नाम यहाँ पर लिखो। मैं कोलकाता लिखता हूँ, कोलकाता कहाँ पर जाना है, कोलकाता, और चलो सर्च करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये देखो सर, 3 BHK के अपार्टमेंट बीटी रोड में, दाम देके रखा है, बाकी नेगोशिएट भी होता है, वो दैट्स ए डिफरेंट इशू। मैं बस आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप चाहो तो इस तरह का अपार्टमेंट वगैरह है, फ्लैट वगैरह है, इसको आप एक्विजिशन कर सकते हो। ठीक है, चाहे 70 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 25 लाख का हो, व्हाटएवर आपका बजट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप जमीन खरीद के अपना पर्सनल लैंड खरीद के वहां पर आप बिल्डिंग को बना भी सकते हो अपने हिसाब से, है ना, दोनों ही आपके पास ऑप्शंस होता है सर। ठीक है, तो इन दैट केस आपको यहाँ पर क्या सर्च करना पड़ेगा, लैंड सर्च करना पड़ेगा, बाय 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 बाई में जाना है। ये देखो क्या लोगे, एग्रीकल्चरल लैंड लोगे तो फिर सिर्फ आपको यहाँ पर बाकी सब कुछ हटा के एग्रीकल्चरल लैंड आप ले सकते हो। लैंड लेना है, उसके बाद उसके ऊपर घर बनाना है, कर लो। ठीक है, पिच चूज सिटी, सिटी चूज करते हैं, लोकेलिटी दिख नहीं रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि क्या क्या चीज होता रहता है प्रॉपर्टी को लेके, मार्केट में एक बहुत बड़ा खेल चलता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है अभी कि सर हम लोन दोनों हिसाब से ले सकते हैं, है ना, दोनों पर्पज में ले सकते हैं। ऐसा मतलब सिंपल बात है कि हम कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं या फिर एक्विजिशन भी कर सकते हैं। एक्विजिशन करने मतलब अपने अधिकार में लेना। जब आप फ्लैट खरीदते हो ना सर, तो क्या ये फ्लैट आप बनाते हो क्या, अरे सपोज ये फ्लैट है, ये फ्लैट क्या आप बना रहे हो या फिर आपके मतलब कोई रियल एस्टेट ब्रोकर है वो बना रहे, क्या बोलते हो, फ्लैट तो कोई और बना रहे हैं, आपका काम है उसको एक्विजिशन करना, मतलब अपने उसका दाम देके उसको अपने अधिकार में लेना, सिंपल है। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली काम करता है। अब आप देखो कि in case of let out property, interest on borrowed capital will be allowed as deduction without any limitation। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको जैसे बहुत सारे ऐसे मतलब इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारा चीजें होता है, आप लोग में बहुत लोग आई होप बहुत कुछ जानते भी हो कि कैसे इंटरेस्ट होता है। जैसे प्रॉपर्टी का कुछ एक बहुत सारा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, जैसे एक था कि बोंगा विला, ऐसा एक कुछ प्रॉपर्टी का एक कोलकाता में कहीं पर ऐसा कुछ नाम से चल रहा था, उनका एक सिस्टम देख रहा था मैं, मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा। वो क्या लोन का सिस्टम है वो सब कुछ यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, कि क्या आप लोन किस तरह से ले सकते हो, क्या इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये मोस्ट प्रॉब्ली महेश तला के आसपास कोई प्रोजेक्ट है, मैं पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था तो वहाँ देख रहा था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो लोन आप भरोगे उस लोन का इंटरेस्ट को लेके ही मेनली खेल है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा सर, अगर आप लेट आउट करते हो तो पूरा इंटरेस्ट आपको माइनस करने को मिलेगा, बट अब दिस इज सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर यही चीज सेल्फ ऑक्युपाइड में हो जाए तो उसका लिमिटेशन है। अच्छा, तो एलिजिबल विदाउट एनी लिमिटेशन। अच्छा, वट एवर अमाउंट लिख देना सर, वट एवर अमाउंट is paid is eligible as deduction। तो वट एवर अमाउंट मतलब इंटरेस्ट, हाँ, एलिजिबल एज डिडक्शन। जैसे अगर आप होम लोन कैलकुलेटर देखोगे ना,
गूगल में क्या करना है, जाना है होम लोन कैलकुलेटर, दिख जाएगा आपको, बहुत सारे कंपनी है। होम लोन कैलकुलेटर, सपोज मैं HDFC में गया, ठीक है, ये HDFC मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया का वन ऑफ द फेमस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो जस्ट मैं यहाँ पर देखो, अगर आप मानो कि आप 25 लाख का घर लेना चाहते हो, 25 लाख का घर है, 25 लाख, तो 10 ईयर कितना बोल रहा है सर, 20 ईयर्स तक 10 ईयर है, मतलब 20 साल तक लोन भरोगे, इंटरेस्ट है 6.70%, आपका मंथली EMI आ रहा है सर 18,935, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट अमाउंट देखो आपका पूरा साल, मतलब अभी मतलब पूरा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है एक्चुअली 20,44,367, ठीक है, और एक्चुअली आप टोटल अमाउंट पे कर रहे हो 20 साल में 45 लाख। एक्चुअली लोन का अमाउंट है सर 25 लाख, आप हिसाब देखो बिजनेस का इनका, 25 लाख का लोन है, बट आप एक्चुअली ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, बट यू डोंट हैव ए 25 लाख अमाउंट इन योर पॉकेट, सो यू नीड टू टेक ए लोन, ठीक है। तो इन दैट केस जैसे आप लोन लेते हो तो आप इंटरेस्ट भर रहे हो 20 साल में, ऑब्वियसली 10 ईयर थोड़ा लंबा है, 20 साल में आप इंटरेस्ट भर रहे हो 20 लाख का, ठीक है, और आपका टोटल अमाउंट जो पे आप कर रहे हो दैट इज 45 लाख का। तो एक्चुअली 25 लाख का घर आपको मिल रहा है 45 लाख में, लेकिन दैट इज अ 20 ईयर्स का एरिया है, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। ये हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस का सिस्टम है, ठीक है, नॉट जस्ट हाउसिंग फाइनेंस, हर मतलब लोन सिस्टम का जो बिजनेस है ऐसे ही चलता है बैंक का भी। ये देखो मंथली EMI है, ठीक है, इसमें ये इंटरेस्ट के साथ इसका डिटेल्स है, इसमें कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, ये देखो 25 लाख में EMI इंटू 12, ठीक है, तो इसमें आपका EMI इंटरेस्ट पेड ईयरली कितना हो रहा है 1,65,632, ठीक है। तो ये जो आपका एनुअल इंटरेस्ट है ना, ये एनुअल इंटरेस्ट में एक्चुअली आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर ये इंटरेस्ट जो है ये एक्चुअली प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट में सेल्फ प्रोवाइड में मिलता है, और जो आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके केस में भी मैं आपको वही एक्चुअली समझाऊंगा धीरे धीरे, बस आपको मैं एक बार दिखाया कि रियल में इसे इंटरेस्ट का क्या हिसाब किताब रहता है। तो टैक्स में क्या होता है कि जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके लिए आप जितना इंटरेस्ट भरते हो वो इंटरेस्ट आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, ठीक है, और सेल्फ प्रोवाइड के केस में पूरा अमाउंट नहीं, लिमिटेशन के साथ, ठीक है, कभी 30,000 भी हो सकता है, कभी 2 लाख तक भी जा सकता है, बट कब क्यों क्या वो हम लोगों को सीखना पड़ेगा। मैटर कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो, इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं सर, और आपको थोड़ा सा मैं हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट का कुछ कैलकुलेशन भी दिखाया, जब आपका 25 लाख का लोन हो तो कैसे क्या होता है रियल में, बहुत सारा मिल जाएगा आपको गूगल करने से ही। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। नील का मुझे आवाज बार बार आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? समझ बोलो। हाँ सर। ओके सर, ओके, ठीक है, तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एंड इज पेड इज एलिजिबल एज डिडक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखो सर बी, तो एक्चुअली ये बी पॉइंट मतलब 20 इसी चीज का दूसरा, दैट इज इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड। देखिएगा, इन केस ऑफ सेल्फ occupied property, interest on borrowed capital will be allowed up to 30,000 during the previous year, and लिखना सर रुपीज 30,000 can be extended, 30,000 can be extended up to 2 lakh, 30,000 can be extended up to 2 lakh if the following condition satisfied, the following condition satisfied,
ठीक है, अब सवाल ये उठते हैं, सर कंडीशन क्या वो तो बताओ। ओके चलो, कंडीशन 1, लोन must be borrowed on or after, मतलब ये जो लोन है अगर 30,000 को 2 लाख पे एक्सटेंड करना है तो लोन मस्ट बी बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 इज द पहला कंडीशन, पहला शर्त यही है। कंडीशन 2, लोन जो है सर, लोन मस्ट बी बोरोड फॉर construction और acquisition, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, ठीक है। लोन मस्ट बी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, ठीक है। मतलब आप लोन कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब लोन जो आप लोगे उसमें या तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे या तो आप एक्विजिशन करोगे, जिसके बारे में मैं तब से आपको इतना सारा चीज समझा रहा था, ठीक है। होम लोन कैलकुलेटर दिखाया, 99 एकड़ में गया, ठीक है। बस आप दोनों कर सकते हो। हाँ बोलो। বলছি একটু ওপরটা দেখাও। এখানটা ঠিক নারো আছে, উপরে হয়ে হ্যাঁ গেছে। হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ लोन मस्ट बी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, मतलब आप लोन घर बनाने के लिए कर सकते हो, जमीन खरीद के घर बनाओ, या फिर आप फ्लैट एक्विजिशन कर लो, बस अपने अधिकार में ले लो, है ना, मतलब आपको हैंड ओवर कर देता है, ऐसा कॉन्सेप्ट। सो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कंडीशन 3, नाउ ये जो कंडीशन 3 है ये क्या है, कंडीशन 3 क्या बताता है आपको? सर बोलता है कि कंस्ट्रक्शन and acquisition must be एक सेकेंड, completed, must be completed within 5 years, within 5 years from the end of the previous year, within 5 years from the end of the previous year in which money is borrowed, from the end of the previous year in which money is borrowed, ठीक है। तो कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच मनी इज बोरोड, जिस पर्टिकुलर ईयर में आप मनी बोरो करते हो उस प्रीवियस ईयर के बाद से 5 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो समथिंग लाइक दैट, या फिर अगर आप इसको प्रोविजंस में भी यहाँ पर देखते हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड पीरियड, बोरोड कैपिटल, देखो सेम बात यहाँ पर भी आपको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24 में इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन्स बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशंस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, renewal or reconstructions can be claimed as deductions, ठीक है। Pre-construction interest for the period prior to the previous year in which property is acquired or construction is completed. Pre-construction interest is allowable as deduction in 5 equal installment, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है, ये जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बता रहे हैं ना, इसका एक अलग हिसाब होगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ये सब आपको करना पड़ेगा। एंड लेट आउट के केस में क्या बोला, होल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड अपोर्शन प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट विदाउट एनी सीलिंग लिमिट वुड बी अलाउड, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भरोगे उतना ले सकते हो। पर जब बात सेल्फ ऑक्युपाइड की आ जाता है तब बात यहाँ पर देख लो आप, सेम बात, लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1499, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस on or after 1/4/1999 where such construction is completed within 5 years from the end of the financial year in which capital was borrowed
aggregate interest paid or payable for one or two self-occupied properties subject to a maximum of 2 lakh. One or two self-occupied properties subject to maximum of 2 lakh, including apportion pre-construction interest. ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन का क्या खेल है, ये आपको मैं जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिखाऊंगा तभी सिखा पाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैं कैलकुलेशन सिखा नहीं पा रहा हूँ, अभी आपको मैं प्रोविजंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले प्रोविजंस को क्लियर कट समझ ले, उसके बाद ही आपको सम समझ में आएगा, बिकॉज इनकम टैक्स जो है ना सर, वो तो आप लोगों को पता ही है, इट्स अ प्रोविजन बेस्ड पेपर। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पर लिखा, इसको अगर मैं फॉर एग्जाम्पल करके एक एग्जाम्पल क्रिएट करूँ, जैसे मानो कि डेट ऑफ बोरोइंग, ठीक है, डेट ऑफ बोरोइंग मान के चलते हैं, आज क्या डेट है सर, आज तो 2021 है, 2021 17th ऑफ नवंबर 2021। अगर डेट ऑफ बोरोइंग आज है, ठीक है, इफ डीओबी इज टुडे, ये कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है बताओ सर। 17 नवंबर 2021 इज द पार्ट ऑफ विच प्रीवियस ईयर? 21 22 21 22, ठीक है। इसके बाद टोटल 5 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स क्या है, आपको रूल्स क्या लिखाया गया सर, ये देखो, which such construction is completed within 5 years from the end of the financial year in which capital was borrowed, ठीक है, within 5 years। तो within 5 years क्या क्या आ जाएगा, जस्ट इससे इसके बाद जो 5 साल आपको है वो देखना पड़ेगा। तो 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 1 2 3 4 4 एंड 26 27, मतलब आपको 31 मार्च 2027 के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए। 31 मार्च 2027, तभी जाके आप ये 2 लाख तक इसको क्लेम कर सकते हो। समझ आ रहा है ना सर? हेलो, बोलो सर, क्या क्लियर हो रहा है पॉइंट्स? हाँ सर। ओके सर, ठीक है। ये था सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का केस और पहले था लेट आउट का केस। ये समझ में आपको आ गया, बहुत ज़रूरी है ये सब समझ लेना, लेकिन आगे और चर्चा को बढ़ाना है, टू डिस्कस मोर। सर डिस्कशन कब खत्म होता है, चलता ही रहता है। ओके, एक स्पेशल नोट्स लिखो तो, स्पेशल नोट्स, इसमें एक मज़ेदार एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे। द एसएससी, लिखना सर, द एसएससी मस्ट बी the owner of the house property। इसका एक सेक्शन है, मैं आपको बाद में फिर से इसके बारे में बात करूंगा। द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। सर ऑब्वियसली एसएससी को तो ओनर होना ही पड़ेगा, बट ये ओनर सर 2 तरह का हो सकता है, एक जो रजिस्टर्ड है, या फिर डीम्ड ओनर भी हो सकता है। डीम्ड मतलब बहुत केस में ऐसा होता है ना सर कि जो रजिस्टर्ड है ओनर है वो इंडिया में नहीं रहता, वो इंडिया में उसका काफी सारा घर है, वो उसको भाड़े पे लगा के कहीं फॉरेन चला गया, तो फिर गवर्नमेंट क्या रजिस्टर्ड ओनर को तो पकड़ने फॉरेन नहीं जा सकता, तो उसका कोई केयर टेकर तो होगा, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो होगा जो घर को संभालते हैं, उसका भाड़ा को लेते हैं या फिर जो भी हो, है ना। तो इन दैट केस डीम्ड ओनर का पिक्चर सामने आ जाता है कि भाई कौन है टैक्स पेयर्स, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया जाता है। या फिर किसी का पहले कोई था, अभी उसका कोई किसी का डेथ हो गया, तो उनके बिहाफ में कोई तो होगा जो प्रॉपर्टी का देखभाल करेगा, तो उनको डीम्ड ओनर मान सकते हैं। तो डीम्ड ओनर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको धीरे धीरे डीम्ड ओनर के बारे में
और डिटेल्स बताऊंगा। ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इनएडमिसिबल्स, कौन प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड, डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनरशिप। ये देखो, following persons who are not legal owners of a property are deemed to be the owners. Transfers of the property where the property is transferred to the spouse or to minor child except minor married daughter without adequate consideration. ठीक है? Holder of an impertible estate, member of cooperative society, persons in possession of a property, persons having right in a property for a period not less than 12 years. ठीक है? मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि डीम्ड ओनरशिप आ जाता है। ठीक है, डीम्ड ओनरशिप आने का काफी सारा सिनेरियो क्रिएट होता है। इसमें देखो यहाँ पर बोला कि ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द स्पाउस, मतलब हस्बैंड अपने वाइफ को या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को, स्पाउस या फिर किस कोई अपने माँ बाप अपने बच्चे पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, माइनर चाइल्ड। ठीक है, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। ठीक है, मतलब माइनर अगर डॉटर मैरिड कर रहे हैं उस पर ट्रांसफर करने से नहीं होगा। ठीक है, मतलब बिलो 18, सॉरी हाँ बिलो 18 ऑब्वियसली तभी माइनर है। ऐसे लड़कियों का एज तो 18 ही माना जाता है शादी के लिए। तो माइनर मैरिड डॉटर बिलो 18 अगर हो जाए तो उन केस में नहीं आएगा। ठीक है, माइनर मैरिड डॉटर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर है तो उसको नहीं लिया जाता। बट नॉर्मली माइनर चाइल्ड पे अगर ट्रांसफर कर रहा है तो फिर वो बच्चा डीम्ड ओनर बन सकता है, स्पाउस डीम्ड ओनर बन सकता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐसे करते हैं ना फिल्म स्टार में बीच में होते हैं बड़े जो रिच क्लास इंसान होते हैं, वो अब क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे कर दिया, 4-5 घर है, कभी बोलते ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे का, वो प्रॉपर्टी मेरे बेटी का, समथिंग लाइक दैट। तो इन दैट केस जो मेन ओनर है उनसे हटके जो बाकी लोग हैं जिनको ट्रांसफर किया गया उनके नाम पे वो डीम्ड ओनरशिप आ जाता है। ठीक है, होल्डर ऑफ इम्पर्टिबल एस्टेट, आई विल डिस्कस दिस पॉइंट लेटर। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का ना पूरा एक्चुअली ओनरशिप में रहता है, बट जो लोग उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में घर खरीदते हैं ना तो उनका भी एक डीम्ड ओनरशिप आ जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बाद में चर्चा करूंगा आप लोगों से। पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, ये तो मैं आपको बताया कि जिसके पोजीशंस में प्रॉपर्टी है उसको डीम्ड मान लेंगे अगर मेन रजिस्टर्ड नहीं मिलता है तो, जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था। और पर्सन हैविंग राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 12 साल, तो उनको भी ऐसे तो प्रॉपर ओनर दिखता नहीं है बट फिर भी उसको डीम्ड ओनर माना जा सकता है। दो नॉट लीगल ओनर्स बट फिर भी उनको ओनर माना जाएगा। तो ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट हम लोग अभी एक्चुअली नोट्स में लिखा शॉर्ट पॉइंट्स में। ठीक है, the assessee must be the owner of the house property, whether registered owner या फिर deemed owner। ओके सर, तो ये सब बोला ना आपको, सब छोटा छोटा धमाका पॉइंट्स है, कहाँ से मतलब पहुंच जाते हैं, दिमाग खाता रहता है। लेकिन क्या करें, दिमाग खाना तो है, दिमाग को तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना ही पड़ेगा सर, नहीं तो क्या होगा, अनयूज्ड रह जाएगा, मुश्किल बढ़ जाएगा। दूसरा एक पॉइंट देखना सर, रेंट received by way of subletting। सर सबलेटिंग समझते हो, सबलेटिंग समझते हो सर, बताओ ना क्या होता है सबलेटिंग। আমি তোমাকে ভাড়া দিলাম, তুমি আবার অন্য কাউকে ভাড়া দিয়ে দিলে। वेरी गुड सर रोशनी। मानो कि रोशनी का एक प्रॉपर्टी है, रोशनी अपने प्रॉपर्टी मेरे को भाड़े पे दे दिया, ठीक है, और मैं क्या कर लिया, उसी प्रॉपर्टी में किसी और को भाड़ा दे दिया। ठीक है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने कोलकाता में ना, जब मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करता था फार्म में, उस टाइम पे जॉब करता था तो मैं बहुत सारा फार्म में, थोड़ा कम टाइम था मेरा, मतलब वर्किंग मतलब जो लाइफ है ऑफिस लाइफ बड़ा कम था मेरा, बट जितना किया उस टाइम पे जहाँ जाता था प्रॉपर्टी का ओनर हमेशा मैं सोचता था कि यही ओनर है, फिर बाद में पता चलता था कि वो कम से कम 3-4 जन के बाद उसका भाड़ा पे रखा है, फिर खुद भाड़ा लेके दूसरे को भाड़े पे रख दिया। ठीक है, ये बड़ा बाजार एरिया जो है ना कोलकाता में, इसमें आपको ऐसा बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, आई एम नॉट जोकिंग सर, सीरियसली, बड़ा बाजार में प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है किसी को नहीं पता, मतलब पता है पेपर्स में कहीं तो होंगे, ठीक है, पेपर्स में कहीं तो होंगे, बट इतना सारा बिल्डिंग इधर इधर उधर बहुत सारा बिल्डिंग है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं मेन भीड़ आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ अभी, क्या भीड़ है, जो लोग बड़ा बाजार गए हैं उनको पता है सर, मतलब रियली बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, और अंदर में ये कुछ ऐसा दिखने में है, इमेज देखने से थोड़ा पता चलेगा। ठीक है, जस्ट लुक हियर सर, इट्स अ वेरी ओल्ड, एशिया का बहुत फेमस एक पाइकरी होलसेल मार्केट है, और इतना भीड़ है, इस प्रॉपर्टी का ओनर भी 300-400 साल से, कौन इसका ओनर था,
किसको बाद में प्रॉपर्टी मिला। फिर मैंने देखा, मेरा कोई एक ऑफिस था, ठीक है, बड़ा बाजार में ही, हावड़ा ब्रिज के आसपास में ही उसका वो स्टैंड रोड के पास। तो वहां पर मैं एक्चुअली रेंट का ओनर ढूंढ रहा था, तो जो एक्चुअली रेंट लेने आता था वो एक्चुअली सबलेट करके रखा है, उसका भी किसी और से रेंट लेके रखा है, मतलब कौन ओनर है पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, मतलब इन जनरली पेपर्स में जरूर होंगे। तो पॉइंट इज काइंड ऑफ दैट सर, सबलेटिंग। अब सवाल ये उठता है कि सर ये सबलेट में जो इनकम करते हैं ये क्या करेंगे, इसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानेंगे क्या? अरे रेंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सबलेटिंग, नहीं सर, दिस इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, दिस इज अंडर द हेड अदर सोर्स। थैंक यू सर। सबलेटिंग इनकम कभी भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं हो सकता, बिकॉज जिन्होंने सबलेट किया प्रॉपर्टी तो उसका है ही नहीं, तो फिर प्रॉपर्टी अगर उसका है नहीं तो फिर उसका उसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे होगा? वो उसके लिए आदर्श सोर्स हो जाएगा, वो उसके लिए आदर्श सोर्स हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल Mr. X is a owner of a house property. Mr. X let out the house to Mr. Y for the rent of 50,000 पर मंथ, ठीक है, 50,000 का रेंट है, 50,000 पर मंथ। Mr. Y let out the house to Mr. Z for rupees 75,000 पर मंथ, ठीक है। एक्स ने वाई को रेंट दिया 50,000 पे, वाई जेड को रेंट दिया 75,000 पे। अब आपको बताना है सर, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बोलो सर क्या होगा इस क्वेश्चन में? हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना होगा और अदर सोर्स इनकम कितना होगा? Mr. X is the owner of a house property. Mr. X let out the home to Mr. Y for the rent of 50,000 per month, and Mr. Y let out the home to Mr. Z for rupees 75,000 per month. Calculate income from house property and income from other source. सबलेटिंग तो हो रहा है, आपको भी दिख रहा है ना, तो अदर सोर्स तो है, इसमें तो कोई दौराई नहीं है, बट यू हैव टू से कि भाई किसका कितना, मतलब इस पूरा खेल में हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना है और अदर सोर्स इनकम कितना है और किसके हाथ में कौन सा इनकम जाएगा। बोलो, क्वेश्चन तो क्लियर है आप लोगों को? क्या बोलते हो सर? इन दिस केस रेंट रिसीव्ड, पहला रेंट किसको रिसीव हो रहा है? रेंट रिसीव बाय मिस्टर एक्स। कितना रिसीव कर रहा है रेंट मिस्टर एक्स? 50,000 करके 12 मंथ का। कितना रेंट मिला उसको? बोलो ना सर। 6 लाख। अरे কত রেন্ট পাচ্ছে মিস্টার এক্স? 50,000 করে 12 মাসের 6 लाख ना। अरे आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं? किसी का आवाज मुझे मिल नहीं रहा है।
सर ये जो मिस्टर एक्स का 6 लाख है ये किसके हाथ पे टैक्स होगा और कौन से हेड में जाएगा? इज चार्जेबल अंडर व्हिच हेड? हेलो, किसी का भी आवाज नहीं है। हाँ बोलो। हाउस प्रॉपर्टी हेड। एग्जैक्टली सर, तो ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का पार्ट है, हाउस प्रॉपर्टी में भेज देंगे। वही तो पूछ रहे हैं सर आप लोगों से। बट सर खेल तो अभी खत्म नहीं हुआ। मिस्टर एक्स ने वाई को दिया और वाई क्या क्या जेड को दिया 75,000 में। नाउ रेंट रिसीव बाय वाई, कितना रेंट रिसीव किया वाई ने? बाय वे ऑफ सबलेटिंग, बाय वे ऑफ सबलेटिंग। कितना? 75,000, इससे माइनस कर दो उसका 50,000, इंटू कर दो 12। कितना होगा सर? 75,000 माइनस 50,000 इंटू 12, मतलब 25,000 इंटू 12 कितना? 3 लाख। 3 lakh. This 3 lakh is chargeable under the head what? अदर सोर्स। Yes sir. ये सबलेटिंग है, ये अदर सोर्स में जाएगा। किसके हाथ में? इन द हैंड्स ऑफ, किसके हाथ में होगा? एक्स के हाथ में कि वाई के हाथ में? वाई। दिस इज वाई, और ये इन द हैंड्स ऑफ एक्स। मतलब जो 6 लाख जो है ये इन द हैंड्स ऑफ एक्स होगा, और ये जो 3 लाख है ये इन द हैंड्स ऑफ वाई होगा। समझ में आ गया सर? टेल मी सर, टेल मी, बोलो। ये थोड़ा हटके पॉइंट था कुछ, ये बेसिकली सबलेटिंग, डीम्ड ओनरशिप, इस तरह का खेल चल रहा था। क्लियर है कि नहीं बताइएगा, और मैटर्स को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कभी भी इस तरह का सवाल कर सकता है, ट्विस्ट चाहिए सब क्वेश्चन। बोलो सर, बोलो बोलो। आप लोगों का हाँ ना सुनने के लिए पागल हो जाता हूँ मैं, पर आप लोग तो सर बोलते ही नहीं हो, बोलते ही नहीं हो। बोलो सर। क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके सर, थैंक यू। सर बोलो। एक बार प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड क्या छूट गया तेरे से? हो गया। हो गया? ओके। चलो, अब सर हाउस प्रॉपर्टी का डेप्थ देखोगे। हाँ, अब क्या देखोगे? डेप्थ देखोगे। अब धीरे धीरे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में डेप्थ में जाएंगे। इंट्रोडक्शन बहुत चर्चा कर लिए, नाउ हाउस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे सर? सर जीएबी सीखेंगे अभी, जीएबी ध्यान से देखना, नजर रखना बातों पे। जीएबी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू है क्या, कहाँ से आया, क्या करता है, सब कुछ आपके साथ अभी मैं बात करूंगा, ठीक है? व्हाट इज दिस जीएबी एक्चुअली इज, तो उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल भी मुझे बताना पड़ेगा। तो अगेन व्हाट इज दिस जीएबी, फुल फॉर्म है इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है? फुल फॉर्म है इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये जो जीएबी है इसके लिए आपको एक काम करते हैं सर, चलो अगेन दो प्रॉपर्टी बनाते हैं। अरे बाप रे बहुत बड़ा हो गया, छोटा कर जा बाबू। हाँ छोटा हो गया। दिस इज दी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहाँ से मिला? ये एक घर है, ठीक है? एक गाना है ना सर, मेरे को वो गाना याद आ गया।
तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा, छोटा ही सही। ठीक है, तो छोटा ही सही एक घर बना रहे हैं सर। ठीक है, पता नहीं कौन सा मूवी का गाना है, बट पुराना मूवी है आई थिंक। यस, बन गया 2 घर। अच्छा, तो 2 घर क्यों बना सर? सर दोनों अलग अलग जगह में हैं इसीलिए। अच्छा, तो मेरा एक काम करते हैं सर, एक घर बना लेते हैं आपका, ये घर बना लेते हैं सॉल्ट लेक में। ठीक है, अच्छा ये नहीं, इसको एक काम करो, इसको इसको कर दो केष्टपुर। ठीक है, ये केष्टपुर है और ये सॉल्ट लेक है, एक ही बात है, बस घुमा दिया। सर क्यों 2 ऐसे अलग एरिया क्यों लिए, एक केष्टपुर में एक सॉल्ट लेक में? सर कुछ वैल्यूएशन का मैटर है। ठीक है, कुछ वैल्यूएशन की बात है। क्या लगता है आप लोगों को, केष्टपुर एक जनरल एरिया है, सॉल्ट लेक थोड़ा सा, क्या बताऊं सर, मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं सर, यहाँ पर ये इतना प्लान्ड तो नहीं है ना, प्लान्ड टाउनशिप नहीं है, इसमें पुराना जगह है, जिसको जहाँ जगह था हर जगह बना के घर बसा लिया। बट सॉल्ट लेक इज अ प्लान्ड सिटी, है ना, इट्स अ प्लान्ड टाउनशिप। तो कहाँ का वैल्यूएशन ज्यादा होगा जगह का, क्या बोलते हो? सॉल्ट लेक का कि केशवपुर का? जल्दी बोलो, किस जगह का वैल्यूएशन ज्यादा होगा? अरे कुछ तो बोलो, क्या लगता है आप लोगों को? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ये देखो साहब, मैप में देखो थोड़ा सा, ये रहा, दिस इज दी सॉल्ट लेक। हाँ, देख पा रहे हो साहब? यहाँ पर देखो सर, मेरा सेंटर जहाँ पर भी मैं हूँ, ठीक है, मेरा केष्टपुर वाला घर, और ये एक्चुअली केष्टपुर एरिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट न्यू टाउन के साथ जुड़ा हुआ, केष्टपुर के साथ जुड़ा हुआ, और इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया। तो ये सॉल्ट लेक है जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप के अंदर काउंट होता है प्लान्ड के हिसाब से, और ये केष्टपुर है जो वेरी ट्रेडिशनल पुराना एरिया है नॉर्थ 24 परगनास का, नॉट अ प्लान्ड एरिया, जिसका जो जगह था जहां मर्जी घर बनाया। ठीक है, तो ऑब्वियसली सॉल्ट लेक का घर का वैल्यूएशन ज्यादा होगा, ये तो कॉमन सेंस है। अब इसीलिए ये वैल्यूएशन को मैं थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा क्या करेंगे ना सर, मनगढ़ंत वैल्यूएशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मनगढ़ंत वैल्यूएशन कर लेंगे थोड़ा सा, ओनली फॉर आवर क्वेश्चन पर्पस। ठीक है, ओनली फॉर द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम लोग कुछ ऐसे सिस्टम करेंगे। चलो देखते हैं। तो केष्टपुर वाला जो घर है इसका कुछ वैल्यूएशन करते हैं सर। म्यूनिसिपल वैल्यू इसका है 70,000 मान के चलते हैं। फेयर रेंट इसका, सब रुपीज इन 1000 मन में कर लो। ठीक है, मैं बस ऐसे 70-75 करके लिखता हूँ। फेयर रेंट है 75, स्टैंडर्ड रेंट है इसका 80। ठीक है, दिस इज इन केष्टपुर एरिया। और इसका सॉल्ट लेक का म्यूनिसिपल वैल्यू 80 है, फेयर रेंट इसका 85 है, और स्टैंडर्ड रेंट इसका 82 है। ठीक है, अब ये सॉल्ट लेक केष्टपुर चूज करने का और एक रीजन है सर। रीजन क्या बोलो तो? चाहे सॉल्ट लेक बोलो या केष्टपुर बोलो, दोनों का एक कॉमन सेंस, कॉमन पॉइंट है। क्या है सर? दोनों बीएमसी है। बीएमसी मतलब विधान नगर म्यूनिसिपैलिटी, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसीलिए जैसे कोलकाता म्यूनिसिपल है, न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वैसा ही विधान नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, एक होता है राजारहाट गोपालपुर का भी एक एरिया है। पहले केष्टपुर राजारहाट गोपालपुर में आता था, अभी इसको बीएमसी में आ गया। बट कुछ काम तो मुझे दिखता नहीं है सर, जो भी हो। सुना कि विधान नगर म्यूनिसिपल अच्छा काम करता है, बट मुझे कुछ ऐसे दिखता नहीं है, जो भी हो। बट ये दोनों सेम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्ट है, दिस पार्ट एज वेल एज ये जो सॉल्ट लेक का जो प्लान्ड एरिया दिख रहा है विधान नगर, ये दोनों विधान नगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ही आता है। लेकिन फिर भी एज पर दी फैसिलिटीज वगैरह उसके कारण वैल्यूएशन में परिवर्तन। ठीक है, नो प्रॉब्लम इज देयर। बट ये जो वैल्यूएशन है हम लोग यहाँ पर माने, बाकी सरकारी रूल्स तो ऑब्वियसली होता है कुछ ना कुछ,
मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ का क्या वैल्यूएशन है घर भाड़ा वगैरह का। तो केष्टपुर वाला घर का म्यूनिसिपल वैल्यू बता रहे हैं 70,000, फेयर रेंट बचा रहा है 75,000, स्टैंडर्ड रेंट है 80,000। सॉल्ट लेक वाला म्यूनिसिपल वैल्यू 80, फेयर रेंट 85, स्टैंडर्ड रेंट 82। अब सर सवाल उठता है कि हम लोग को करना क्या है। सर हमें करना है जीएबी कैलकुलेशन, ठीक है। तो जीएबी कैलकुलेशन करने का कुछ स्टेप्स होता है, ठीक है। कहीं पर आपको किताब में स्टेप 4 स्टेप दिखेगा, कहीं पर 3 स्टेप दिखेगा, कहीं पर 5 स्टेप दिखेगा। सर बात 5 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप का नहीं है। मैटर इज दैट कि आपको समझना है, ठीक है। तो हम लोग मेनली 3 स्टेप में इसको समझ जाएंगे, ठीक है। हम लोग इसको 3 स्टेप में ही इस पूरा खेल को समझेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में जो कैलकुलेशन होता है सर उसका नाम है RER। क्या नाम है सर, थोड़ा ध्यान रखना सर पॉइंट पे। इट्स कॉल्ड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज कॉल्ड RER। दैट इज स्टेप 1 का कैलकुलेशन। स्टेप 1 में जो कैलकुलेशन होता है उसको RER कहा जाता है, ठीक है। डोंट वरी, प्रैक्टिस जैसे होता जाएगा समझ में आ जाएगा। आई अंडरस्टैंड दिस इज ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी, बट डोंट वरी अबाउट दिस। लिखना सर, कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू विथ फेयर रेंट। ठीक है, कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू विथ फेयर रेंट, ठीक है। म्यूनिसिपल 70 रखा और इसको स्टैंडर्ड को कितना रखा सर हम लोगों ने, स्टैंडर्ड रखा 80, स्टैंडर्ड कितना रखा सर 80, है ना। और फेयर रेंट रखा, अरे क्या हो गया भाई, रुको रुको, सॉरी सर कुछ गलत क्लिक हो गया, रुको। यस, तो कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू विथ फेयर रेंट, टेक हायर वन subject to standard rent, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। बोलो सर यहां तक लिख लिए, लिख लिए तो बताना मुझे क्या बोलता है सर। RER पे हेलो, कनेक्टेड है कि नहीं आप लोग। कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू विथ फेयर रेंट, टेक हायर वन, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको अभी बताना है कि ये जो केष्टपुर वाला घर है इसका RER क्या होगा। और ये जो सॉल्ट लेक वाला घर है इसका RER क्या होगा। आप लोगों को बात समझ में आया सर। कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू विथ फेयर रेंट, टेक हायर वन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। जस्ट कैलकुलेट RER ऑफ केष्टपुर एंड RER ऑफ सॉल्ट लेक। बताओ कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ सर, क्या कोई ट्राई कर रहे हो आप लोग, बताओ सर। तथा नंदिनी, ज्योति, नील, कैलकुलेट करके बताओ सर। क्या रे, नहीं समझ आ रहा है क्या। Sir, Keshtapurita 80,000. केष्टपुर का 80, नो सर। Sub Keshtapur 75. केष्टपुर 75, ओके। सॉल्ट लेक 82. 82। देखो सर क्या बोला, देख नंदिनी एक बार ध्यान से। कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू विथ फेयर रेंट, मतलब तुम्हें क्या करना है, म्यूनिसिपल वैल्यू के साथ फेयर रेंट को कंपेयर करना है।
टेक द हायर। तो 70 और 75 में हायर कौन है? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर कौन है? फेयर रेंट, ठीक है। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट मतलब कि 75 और 80 में जो कम होगा, इसका मतलब यही होता है। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट का मतलब ही होता है जो इनमें से कम होगा। तो एमबी और एफआर में हमेशा ध्यान रखना, एमबी और एफआर में टेक दी हायर, ठीक है। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड मतलब उनमें से जो कम। तो 70-75 में हायर लेना है और उसके साथ स्टैंडर्ड को कंपेयर करना है, लोअर लेना है, ठीक है। तो एमबी एफआर में 75 हाईएस्ट एंड उसके अंदर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे जो लोएस्ट होगा, ठीक है। तो 70, 75, 80 तो इट विल बिकम 75। सिमिलरली व्हेन वी कैलकुलेट सॉल्ट लेक घर तो उसमें 80, 85 में हाईएस्ट कौन? 80, 85 में हाईएस्ट 85 एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 82। सो सॉल्ट लेक का आरईआर हो जाएगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा 82। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आरईआर। मतलब जब आप जीएबी कैलकुलेट करोगे तो ये आपका पहला पढ़ा हुआ है कि आपको सबसे पहले आरईआर कैलकुलेट कर लेना चाहिए। बोलो सर, अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं कि ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना। एक घर, एक फिर से एक एग्जांपल लेता हूं सर। म्यूनिसिपल वैल्यू, कोई दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू है 75 का, फेयर रेंट है 80 का, स्टैंडर्ड रेंट है उसका 90 का, ठीक है। दे आस्क यू कैलकुलेट करके बताओ स्टेप 1 क्या होगा एंड दे आल्सो आस्क यू कैलकुलेट करके बताओ स्टेप 2 क्या होगा। सर स्टेप 2 तो सिखाए नहीं। यस सर, अभी सिखाएंगे ना। स्टेप 2 को बोलते हैं सर ARR। क्या बोलते हैं स्टेप 2 को? ARR मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। अब चाहो तो फुल फॉर्म यहाँ पर लिख लो। अच्छा बाद में मैं अभी लिखाऊंगा, अभी छोड़ दो फुल फॉर्म, अभी मैं लिखाऊंगा इसको। ARR और स्टेप 1 को क्या कहते हैं सर? RER, ठीक है। तो क्या बता सकते हो सर कि स्टेप 1 क्या होगा इस एग्जाम्पल का? म्यूनिसिपल वैल्यू 75, फेयर एंड 80, स्टैंडर्ड एंड 90। नंदिनी बता। नील चौथा बताओ सर। 75, 80, 90 व्हाट इज द RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? 80। बट सर इसमें अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया आ रहा है सर। ARR कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, ठीक है। इसके लिए मुझे और थोड़ा कुछ डिटेल्स लेना है। जैसे कि क्या डिटेल्स मुझे आपको बताना पड़ेगा? क्वेश्चन में भी रहेगा एकदम, डोंट वरी सर। तो क्वेश्चन में आपको एनुअल रेंट देता है सर। क्या देता है? एनुअल रेंट। सपोज एक घर है जिसका भाड़ा है 8000 करके, 12 महीने का 12 मंथ्स का कितना रेंट आ जाएगा? 96,000, ठीक है। सर घर भाड़े पे दोगे तो ऐसा भी तो होता है ना कि कभी कभी घर का भाड़ा नहीं मिल रहा है। तो अगर कुछ भाड़ा नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं सर अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। अगर कुछ भाड़ा कभी अनरियलाइज हो जाता है तो उसको बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट, तो उसको यूआर पे डिनोट कर दो। पर सर इसमें कुछ अनरियलाइज के बारे में इंफॉर्मेशन करेंटली है नहीं, बट आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर आपको अनरियलाइज दिखेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर वैकेंट है। जरूरी है सर कि घर है तो हमेशा भाड़ा मिलेगा? अरे प्रॉपर्टी है तो हमेशा भाड़ा मिलेगा जरूरी है, या फिर कभी कभी वैकेंट भी रहते हैं? अरे कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 5 महीना वैकेंट हो सकता है। बट सर हमारे इस एग्जाम्पल में अभी वैकेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला। मतलब ये है कि जो भी भाड़ा है पूरा मिलता है, अनरियलाइज भी कुछ नहीं है, वैकेंसी भी कुछ नहीं है। तो एक अगर अनरियलाइज और वैकेंसी होता तो क्या करते सर? एनुअल से लेस कर देते ना। अरे दिस इज द एनुअल, एनुअल से अनरियलाइज और वैकेंसी को लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? एनुअल रेंट से अगर आप अनरियलाइज और वैकेंसी को लेस करोगे तो क्या मिलेगा? ARR एक्चुअल मिलेगा। इसको बोलते हैं सर एक्चुअल रेंट, ठीक है। ARR, ठीक है। नाउ देयर इज अ कैच। अभी एक पॉइंट है सर आपको भी समझना पड़ेगा।
ये जो 96,000 है, मतलब अभी मैं आपको पूछा कि ARR, क्या ये आप इसको पुट कर दोगे यहाँ पर? क्या ये 96,000 जो एक्चुअल रेंट आपका आया, क्या यही स्टेप 2 हो जाएगा? नहीं सर, नॉट एग्जैक्टली, देयर इज अ ट्रिक्स। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ये ARR मतलब ये एक्चुअल रेंट तभी स्टेप 2 हो सकता है, ठीक है, अगर ये स्टेप 1 से बड़ा हो तो। अगर ये स्टेप 1 से किसी कारण से छोटा हो जाए, इफ दिस विल बिकम्स 96,000 जो स्टेप 1 80,000 से क्या है, बड़ा है, तो आ जाएगा। बट अगर ये छोटा हो जाता तो सर, छोटा कब हो जाता? जब अगर अनरियलाइज्ड या वैकेंसी कुछ आता ना, तो हो सकता है कि आपका स्टेप 1 से ये स्मॉल पड़ जाए, तो इन दैट केस ये स्टेप 2 नहीं आएगा। ठीक है सर, डोंट वरी, सभी एग्जांपल्स आपको धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा, तभी जाके आप जीएबी में मास्टर भी बन जाओगे सर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा। बट बिफोर दैट एक काम करते हैं सर, स्टेप 2 का थोड़ा डिटेल्स लिखते हैं। चलो, अब स्टेप 2 के बारे में मैं आपको क्या लिखाऊंगा, लिखना सर। स्टेप 2 का मतलब ही होता है ARR, मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। बट ये कब पिक्चर में आएगा, वो आपका कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे एक्चुअल एंड रिसीव्ड और रिसीवेबल इज मोर देन स्टेप 1। if लिखना, if actual and received or receivable is more than step 1, step 1 means RER, then step 2 applicable। पजल्ड हो रहा है ना सर? सर कोई जरूरत नहीं है पजल्ड होने का, जैसे बताया जा रहा है वैसे बस याद रखो, दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, अगर स्टेप 1 से एक्चुअल रेंट बड़ा होता है तो वो एप्लीकेबल हो जाता है, बस इतना याद रखने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अभी भी पॉइंट खत्म नहीं हुआ, ब्रैकेट में लिख दो। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज स्टेप 2। ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज स्टेप 2 इफ, बट तभी इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मतलब या तो रिसीव हो चुका है या तो रिसीव होने वाला है, इफ एक्चुअल एंड रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन स्टेप 1, इज लेस देन स्टेप 1। सॉरी, एक सेकेंड, मैं लिखाना गलत हो गया होगा। इफ एक्चुअल एंड रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन स्टेप 1, सॉरी इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे करना, इफ एक्चुअल एंड रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन स्टेप 1, देन स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल, NA नॉट एप्लीकेबल, N.A नॉट एप्लीकेबल लिख लीजिएगा सर। पूरा कॉन्सेप्ट को एक सिंपल पॉइंट में समझाते हैं सर। ARR ग्रेटर देन इक्वल्स टू RER, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 इक्वल्स टू ARR। मतलब अगर ARR मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल अगर स्टेप 1 से मतलब RER से अगर ज्यादा हो तो स्टेप 2 आएगा एंड स्टेप 2 में ARR आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेस देन RER मतलब लेस देन स्टेप 1 हो जाए, देन स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, और ARR कैसे आता है, ARR मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल कैसे मिलता है, एनुअल रेंट से जब हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी को लेस करते हैं तो हमें मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल मिलता है। और ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल अगर RER से ज्यादा हो तो स्टेप 2 पिक्चर में आएगा, और अगर कम है तो स्टेप 2 पिक्चर में नहीं आएगा। तो ये वाला जो एग्जांपल था इसका स्टेप 2 क्या हो जाएगा, नंदिनी नील बता सर।
स्टेप 2 क्या हो जाएगा ARR का? ये 96 होगा ना तथा बोल 96 होगा, बिकॉज ये स्टेप 1 से हायर है कि नहीं? ये स्टेप 1 से हायर है और इस क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड और वैकेंसी दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो बहुत केस में ऐसा भी दिखता है कि अनरियलाइज्ड और वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट कम हो जाता है स्टेप 1 से, तो इन दैट केस जो स्टेप 1 है उसी को जीएबी मानना पड़ता है। डोंट वरी, ये तो हम लोग आज क्या सीखे सर? 2 स्टेप बात किए, एक स्टेप 1 दैट इज RER और एक स्टेप 2 दैट इज ARR। ठीक है, मैं और इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग सर फिर से इसको रिकॉल भी करूंगा और उसके साथ स्टेप 3 का भी 2 टाइप्स है। ठीक है, 2 टाइप्स है उसका, वो दोनों टाइप सीखूंगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, मैं आज और आपको दिमाग नहीं खाऊंगा। ठीक है, आज तो मैं इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बाकी दोनों चीजें सिखा के, मतलब स्टेप 3 का बाकी पोर्शन सिखा के फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और होमवर्क भी आपको प्रोवाइड करूंगा। बोलो सर, ठीक है, समझ में आया? यस नो कुछ तो बोलो। ओके नील, ज्योति, नंदिनी तथा बोलो सर, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? जिनका पुराना नोट्स है वो गो थ्रू करें। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो डोंट वरी, सीखो अभी। ठीक है, उसके बाद आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, चलो बाय फिर सबको, टाटा बाय। ओके बाय बाय सर, बाय सर, बाय। স্যার বলছি ভিডিওটা একটুখানি পাঠাবেন, খুব বাজে প্রবলেম করছিল এখানে, খুব আওয়াজ, তাই জন্য আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না পুরো। আচ্ছা ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবো আমি, পাঠিয়ে দেবো। রাখছি স্যার। আচ্ছা রাখ।